Hello everybody, as you all know that we have started this video series that goes by the name of Anthro Talks. So basically what we do in this series is कि हम रोज़ एक क्वेश्चन डालते हैं एंड फॉलोइंग दैट क्वेश्चन आपके पास जो है वो एक वीडियो अपलोड की जाती है जिसके अंदर उस सवाल के या फिर उस जो हमने उस सवाल जो आपसे पूछे हैं उसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सो हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी कर रहे थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट there are two courses that are running. One is the Anthropology Foundation batch. Basically this is the 360-degree course. It includes answer writing, test series as well as the basic course itself. और then we have the revision cum answer writing program जिसके अंदर बेसिकली जो है वो बच्चे को सारी A to Z जो है जो भी उसकी खामियां होती हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। दिस इज़ फॉर द वेटरन्स एंड दिस इज़ फॉर द बिगिनर्स। ठीक है जी, चलिए। सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीन्स। देखिए, बायोलॉजी के अंदर जब आप आंसर लिखते हो तो आपका जो पर्सपेक्टिव होता है ऐसे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग दैट इज़ डिफरेंट, और जब आप एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आप ऐसे क्वेश्चंस लिखते हो तो तब आपका जो पर्सपेक्टिव होता है दैट शुड बी वे डिफरेंट। ठीक है, तो जब जीन्स की बात की जाए, ऐसी जीन्स की बात हो, आपके पास क्रोमोसोम्स की बात हो, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जीन्स को जो है वो आपको नेचुरल सिलेक्शन के साथ या फिर जो है वो एवोल्यूशन के कंसेप्ट के साथ जो है वो लिंक करना पड़ता है। ठीक है, तभी तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इसकी एप्लीकेशन आएगी ना। देखिए, बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एक कंसेप्चुअल डिफरेंस है। ठीक है, खैर बायोलॉजी के कुछ टर्म्स हम एंथ्रो के अंदर भी पढ़ते हैं, कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल जो एपिडेमियोलॉजी है वो हम बायोलॉजी के अंदर भी यूज़ करते हैं। बट बायोलॉजी इट इज़ मोर ऑफ स्टैटिक। जैसे फॉर एग्जांपल जीन है, तो जीन के अंदर हम बेसिकली जीन की स्ट्रक्चर, जीन काम कैसे करती है, जीन का जो है वो एक्सॉन, कोडॉन एक्सेट्रा इंट्रॉन्स वगैरह काम कैसे करते हैं। सो वहाँ पे बायोलॉजी के अंदर हम इन चीज़ों को जो है वो देखते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है वो बायोलॉजी की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो एक अप्रोच होती है बायोलॉजी के अंदर, हम इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बेसिकली व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं, और जीन्स का एप्लीकेशन सबसे अहम तरीके से नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन में देखा जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो है नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन में देखने वाले कौन लोग हैं। अगर हम क्लासिकल जो जेनेटिक्स है उसकी बात करें तो आपके पास जो है वो विलियम बेटिसन, इन्होंने ये सारा जो है वो बखेड़ा शुरू किया। फिर उसके बाद अगर हम मॉडर्न टाइम के ऊपर जिसकी रिसर्च बहुत ज़्यादा मानी गई है तो वो है आपके पास बटनर जानुश। ठीक है, बटनर जानुश का जो काम है जो आपके पास एबीओ ब्लड ग्रुप्स के ऊपर है वो काफ़ी जो है वो पॉपुलर वर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये ब्रेनस्टॉर्म कर लिया कि एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है। बिकॉज एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जो भी बायोलॉजिकल टर्म आती है हम उसको समझाने नहीं बैठ जाते, हम उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टन बायोलॉजिकल टर्म्स इन रेस, तो उन बायोलॉजिकल टर्म्स को हम इस तरह उसको ऐसे नहीं है कि जैसे आपके पास जो है वो हम एनाटॉमी को पूरा जो है वो करने के लिए बैठ जाएंगे, पूरा एनाटॉमी को एनालाइज करने के लिए बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो वो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, जो भी मॉर्फोलॉजिकल जो भी चीज़ें हैं वैसी, उन चीज़ों को हम लेते हैं और उसका एप्लीकेशन, उसको उन चीज़ों को अप्लाई करके दिखाते हैं। दैट ओके, हेयर वी आर अप्लाइंग दीज थिंग्स। इस तरह से चीज़ें जो है वो होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली वही बात है कि आपने इन चीज़ों को, जैसे जीन है, जीन का एप्लीकेशन जो है वो करके इस क्वेश्चन के अंदर दिखाना है। एनीवेज, we'll divide the question into 3 parts: intro, body and conclusion. In the introduction, जीन, write a short note on जीन है, तो जीन क्या होती है इसका बेसिक जो है वो आप बता दीजिए।
सो जीन इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आपके पास जो है वो तकरीबन 25,000 तक जो है वो जीन्स होती हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो है जीन जो है वो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग, आपकी बॉडी की जो मोर्फोलॉजी है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अगर इसको लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते यू कैन लीव इट। ठीक है, बॉडी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द स्ट्रक्चर और द पार्ट्स ऑफ जीन। जीन के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है या फिर जीन के पार्ट्स कैसे होते हैं। 3 जो पार्ट्स हैं वो लिखने ज़रूरी हैं। ठीक है, ज़रूरी चीज़ें मैं जो है वो यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आपके पास जो है वो एक्सॉन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंट्रॉन के बारे में लिखना इंपॉर्टेंट है, और आपके पास जो है वो रेगुलेटरी सीक्वेंस के बारे में लिखना इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें लिखनी इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप जो है वो लिख के हल्का हल्का जो है वो इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देन उसके बाद हम बात आते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी है, अप्लाई करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसकी एप्लीकेशन के अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट लिखोगे कि जो जीन है, जो इसकी जीन की रिसर्च है, इट गेव राइज टू दी जेनेटिक एंथ्रोपोलॉजी या फिर ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है, जिसको आपके पास जो है वो विलियम बेटिसन ने जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने के लिए जो है वो यूज़ किया। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स वगैरह ये सारी जो ब्रांचेस हैं ये बननी शुरू हो गई। ठीक है, एंड देन आपके पास मॉडर्न टाइम्स के अंदर देर आर सम ऑथर्स लाइक बटनर जानुश। ठीक है, वही चीज़ें जो हमने ब्रेनस्टॉर्म की थी। अगर इस आंसर को और इफेक्टिव बनाना है तो एक सेकंड पैराग्राफ हम और ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम विलियम बेटिसन, बटनर जानुश, इन सब लोगों का जो नाम है वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई चोज नॉट टू, तो मैंने जो है वो इसके अंदर नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास सैम्पल टाइम है, मेरे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, सो आई कैन हैव दिस रिस्क। तो मैं इस रिस्क को ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आप जो है वो इसको सेकंड पैराग्राफ के अंदर डालना चाहते हो यू कैन हैव, डाल सकते हो। इसके साथ ना 2 बहुत इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स आती हैं आंसर में। एक तो है इंट्रोडक्शन, पढ़ते ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ बच्चे ने जो क्रक्स है वो इंट्रो के अंदर ले दिया, यानी कि बच्चे की पकड़ है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, आंसर जब भी आप लिखते हो आपकी एक डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो जज की जाती है। उसकी जजमेंट कैसे होती है? उसकी जजमेंट इन्हीं चीज़ों से होती है कि क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो हमने गुगली फेंकी है उस चीज़ को आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे। ठीक है, तो वो आप सेकंड पैराग्राफ में लिख के जो है वो आप चीज़ों को बता सकते हो, समझा सकते हो। एनीवेज मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड कई बार नहीं होती, तो जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपकी बॉडी को बहुत बार कंपनसेट कर लेता है कि ठीक है बच्चा नीचे लिखना भूल गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सेकंड पैराग्राफ के अंदर लिख के जो है वो आपको समझा देते हैं। एनीवेज सो बटनर जानुश ने जो है वो अगेन जेनेटिक्स के ऊपर काम है, और बटनर जानुश ने जो है विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक्स नेचुरल सिलेक्शन को जो है वो समझाने की कोशिश की है। ठीक है, सो दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। और भी एप्लीकेशंस आप मेडिको लीगल केसेस वगैरह इस तरह से लिखना चाहते हो यू कैन हैव, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये दोनों चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, देन आपके पास जो है कंक्लूजन के अंदर आप वही लिखोगे कि आपके पास जो है जीन्स की डिस्कवरी के साथ जो मॉडर्न जेनेटिक्स है और एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स है, उसने जो है वो एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स को जो है वो जीन्स की डिस्कवरी ने बहुत पुश किया है, सब्सटेंशिएट किया है। ठीक है, इस तरह से जो है वो यू विल गिव द कंक्लूडिंग रिमार्क। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब होता है यूर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या है? बिकॉज आपने आंसर लिखा है, आंसर के अंदर इंट्रो में आपने बेसिकली जो है वो एक सीन सेट कर दिया है, क्रक्स दे दिया है।
इंट्रो इज द ब्रिज बिटवीन द क्वेश्चन एंड द बॉडी, वो आपने ब्रिज तय कर दिया। फिर उसके बाद बॉडी में आपने विश्लेषण किया है। ये माइंडसेट अपना रखना है हमेशा, जब आप आंसर लिखते हो ये माइंडसेट हमेशा रखना है कि जो मैं अपना बॉडी लिख रहा हूँ, बॉडी के अंदर मैंने चीज़ों का विश्लेषण किया हुआ है, चीज़ों को समझा के रखा है, चीज़ों का विश्लेषण करना है आपने, ठीक है। चीज़ों को एनालाइज किया, चीज़ों को समझाया आपने, एंड देन इन द कंक्लूजन उस एनालिसिस का कंक्लूडिंग रिमार्क दे दिया, ठीक है। सो द कंक्लूजन बिकम्स द कंक्लूडिंग रिमार्क। जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, एक्सपेरिमेंट के अंदर कंक्लूजन लिखते हैं दैट व्हाट इज़ योर कंक्लूडिंग रिमार्क ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। उसी तरह से विश्लेषण किया है आपने तो आपका एक कंक्लूडिंग रिमार्क बन गया। कंक्लूडिंग रिमार्क के अंदर आपका एक स्टैंड होता है, ठीक है, आपकी जो है वो राय होती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड राइट दिस क्वेश्चन। देन डिस्कस द स्ट्रक्चरल एनॉमलीज इन द ऑटोसोम्स। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए बिकॉज बहुत बच्चे जो है वो स्ट्रगल करते हैं, नहीं पता होता डिलीशन कैसे करे, क्या मैकेनिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसको एनालाइज करते हुए मैं अलग से एक वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल के लिए हम छोड़ते हैं। देन उसके बाद डिस्कस द क्रोमोसोमल एबरेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्लेनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। अब देखो बच्चे इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या गलतियां करते हैं। आजकल क्या शुरू हो गया कि डिस्कस द क्रोमोसोमल एबरेशंस एंड, जहाँ पे वो एंड देखते हैं वहाँ पे ये समझते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट, ये जो है वो पहला आपके पास जो है वो पहला पार्ट है, यहाँ पे वो छोटा सा 1 लिख देंगे। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ये डिसिप्लिन है, जर्नल स्टडीज़ नहीं है। हो सकता है कि जर्नल स्टडीज़ के अंदर ऐसी चीज़ें चल जाती हो, बट डिसिप्लिन के अंदर जब तक पूरा का पूरा आंसर, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक चीज़ें बन नहीं पाएंगी, ठीक है। सो डिस्कस द क्रोमोसोमल एबरेशंस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लेनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। यानी कि बेसिकली क्लेनफेल्टर के अंदर आपके पास जो मोनोसोमी है उसको लिखना है, द मोनोसोमी ऑफ एक्स, और उसके बाद जो टर्नर के अंदर जो है आपके पास जो है, जो टर्नर के अंदर जो है, उल्टा हो गया, मोनोसोमी ऑफ एक्स, वो आपको डिस्कस करना है। और जो आपके पास क्लेन सिंड्रोम के अंदर जो है वो आपके पास एक डबल एक्स आ जाता है, उस चीज़ को जो है वो डिसजंक्शन ऑफ एक्स को डिस्कस करना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को, ये क्रोमोसोमल एबरेशन है आपके पास, न्यूमेरिकल एबरेशन है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करना। फिर मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि यू हैव टू डिस्कस द क्लिनिकल सिंड्रोम्स। तो इसका मतलब क्या है, आपको एक तो जो है वो क्रायोटाइपिंग करके दिखानी है, दूसरा जो है वो आपको क्लिनिकल सिंड्रोम जो है वो लिखने हैं। 2 चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट निकाल ली, गॉट द पॉइंट। इस तरह से चीज़ को करना है। अब देखिए इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली व्हाट यू हैव टू राइट इज कि आपके पास जो है क्लेनफेल्टर एंड द टर्नर सिंड्रोम, दे आर द पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल एबरेशंस, ठीक है। लेकिन आपके पास जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एबरेशंस, ठीक है। तो ब्रैकेट में टर्नर करके आप न्यूमेरिकल प्लस स्ट्रक्चरल इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो दोनों जो है वो न्यूमेरिकल और जो है दे आर द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोमल एबरेशंस। और कौन से क्रोमोसोम्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, कौन से क्रोमोसोम्स जो हैं वो इसके अंदर मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं, दैट इज़ द सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। आपके पास जो है सेक्स क्रोमोसोम्स इसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल एबरेशंस होते हैं, ठीक है। कई बच्चे कह रहे होंगे कि मोनोसोमी आपने पहले कर दिया टर्नर के अंदर, लेकिन नहीं, टर्नर के वेरिएंट्स होते हैं, वही बच्चे मिस कर जाते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। बॉडी के अंदर पहले आप टर्नर की हेडिंग बनाइए, टर्नर की हेडिंग बना के देन उसके बाद उसकी क्रायोटाइपिंग कीजिए। टर्नर की क्रायोटाइपिंग क्या है, ठीक है, क्रायोटाइपिंग करके फिर उसके बाद जो है वो उसके क्लिनिकल सिंड्रोम्स लिखने हैं।
क्लिनिकल सिंड्रोम्स लिख के वही स्मॉल हाइट होगी, वेब्ड नेक होगी, जो आपके पास जो है देयर इज स्टेरिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे क्लिनिकल सिंड्रोम्स लिख के आपको देन उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके पास जो है वो वेरिएशंस लिखनी है। 3 वेरिएशंस होती हैं टर्नर सिंड्रोम की। एक होती है कंप्लीट मोनोसोमी, दूसरी होती है पार्शियल मोनोसोमी फीमेल। पार्शियल मोनोसोमी फीमेल के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है वो जो एक्स है वो थोड़ा सा जो है वो एक जो आर्म आ जाती है एक्स की, जो एक आर्म है एक्स की वो आपके पास जो है वो आ जाती है। सो इसके अंदर जो सीवियरिटी है जो सिम्टम्स की वो कम हो जाती है। देन उसके बाद पार्शियल मोनोसोमी मेल के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है वो अंडरग्रोन टेस्टिस, अंडरग्रोन पीनस जो है वो रहता है, ठीक है। सो दिस इज द पार्शियल मोनोसोमी मेल। सो ये जो है वो आपके पास आपको वेरिएशंस लिखने इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे मिस कर जाते हैं, यहाँ पे गलती कर जाते हैं, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आपके पास क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम अगेन यू हैव टू राइट अबाउट दी क्रायोटाइपिंग कर दीजिए पहले, इसकी क्रायोटाइपिंग हो गई। फिर उसके बाद आपको जो है वो क्लिनिकल सिम्टम्स, वही आपके पास जो है वो लंबी हाइट होगी आपके पास, ठीक है, जो गायनोमेस्टिया होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो क्लिनिकल सिम्टम्स के अंदर आती हैं दैट यू हैव टू राइट, ठीक है। फिर उसके बाद यू हैव टू राइट द कॉजेज़, क्योंकि कॉजेज़ आपके पास सेम हैं तकरीबन देयर इज़ डिसजंक्शनल एरर होते हैं। डिसजंक्शनल एरर क्यों होते हैं? क्योंकि मदर की जो एज है वो बढ़नी शुरू हो जाती है ड्यू टू सर्टन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस लिखना इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू सर्टन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस मदर की जो एज है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। देन आपको जो है वो कंक्लूजन, अब देखो कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है, आपने ये बता दिया कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से मदर की एज बढ़ रही है। अब मदर की एज बढ़ रही है देन ऑब्वियसली ये जो सिंड्रम्स हैं वो भी बढ़ रहे होंगे। अब इन सिंड्रम्स को समझाने के लिए लोगों को व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपके पास जो है यू शुड हैव द टूल्स लाइक जेनेटिक काउंसलिंग, genetic screening, etc., so that these syndromes they can be detected as well as इसकी जो है वो काउंसलिंग की जा सके, ठीक है। तो इसकी जो सिवियरिटी है उसको कम से कम जो है वो किया जा सके, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो चीज़ों को लिखना है। अब देखो दिस इज द कंक्लूडिंग रिमार्क, ये आपका कंक्लूडिंग रिमार्क आ गया, ओके। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। इस तरह से चीज़ों को आप लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, चीज़ें आपकी बनती जाएंगी, ठीक है। इन्जॉय द प्रोसेस को इन्जॉय कीजिए, जितना इन्जॉय करोगे उतना बढ़िया, खुश रहोगे और खुशी खुशी से ये जो आपका पूरा सफ़र है वो तय हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप दिस लेक्चर इट वाज इनरिचिंग फॉर यू, थैंक यू वेरी मच।